हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों डिस्कस करना चाहता हूं जो एक अभी राजस्थान के अंदर मुद्दा चल रहा है, या हम कह सकते हैं कि एक जो है अब एक कह सकते हैं कि इस टाइप का जो है एक घटनाक्रम अब जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वो है दोस्तों ओबीसी आरक्षण को लेकर के। तो ये जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार एक विरोध चल रहा है, विसंगतियां कुछ उत्पन्न हुई है, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि ये कैसे हुआ, कहां से हुआ, और आखिर ये ओबीसी आरक्षण की शुरुआत कहां से हुई थी, और जो ये आपके मांग वगैरह की जा रही है ये सही है या नहीं, इस सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ओबीसी कैटेगरी को जो आपका रिजर्वेशन है वो कब से मिलना स्टार्ट हुआ, तो वो मिलना स्टार्ट हुआ है 1989 में। कब से दोस्तों? 1989 में। और ये मिल रहा है आपके एक मंडल आयोग की वजह से। यानी ये जो मंडल आयोग है इसने ये सिफारिश करी थी कि जो है ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। कब? 1989 के अंदर जब ये आरक्षण दिया गया तो दोस्तों इसके खिलाफ जो है आप लोगों के सुप्रीम कोर्ट में जनता गई, या हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई कि ये जो है आरक्षण देना गलत है। तब इसके जो है इस विवाद को हम कह सकते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट में जब विवाद गया तो इसका नाम क्या हो गया उस टाइम पे? इसे हम कहते हैं मंडल वाद के नाम से भी जानते हैं, या इसी वाद का नाम है, इसी विवाद का नाम क्या है? इंदिरा साहनी वाद। यानी ये जो केस था उसका नाम क्या है? इंदिरा साहनी वाद, या हम कह सकते हैं मंडल वाद। इसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट दिए थे इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला था कि जो ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण दिया जा रहा है, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो सामाजिक के साथ साथ शैक्षणिक रूप से यानी एजुकेशनली बैकवर्ड है। शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन की वजह से। समझ में आ गई बात? किसकी वजह से? पिछड़ेपन की वजह से दिया जा रहा है। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि भाई ये तो हर बार फिर अगर ऐसे जो है आरक्षण अगर हम देने लग जाए तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि 100% ही कुछ चीज़ें आरक्षण हो जाएगी, तो इस आरक्षण की जो है एक सीमा तय कर दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम पे ही एक जजमेंट दिया था, और वो ये था कि अब से जो अधिकतम आरक्षण होगा वो अधिकतम आरक्षण कितना होगा? तो अधिकतम आरक्षण होगा आपके 50%। कितना होगा? 50% ही अधिकतम आरक्षण हो सकता है। तो जब 50% अधिकतम आरक्षण हो सकता है तो सर अब आगे ये दिक्कत कहां से पैदा हो रही है, ये क्या हो रहा है? तो अब ये तो समझ में आ गया कि आरक्षण कब स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट थे जब ये मंडलवाद आपका जो है चलता है तब। अब जो ये दोस्तों अधिकतम आरक्षण 50% हो चुका है, और जो दूसरी बात है आपकी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन, बस ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन ने ही अब जो ये मुद्दा है इसको ज्वलित किया है। तो अभी का जो मुद्दा है वो बेसिकली ये है कि जो हमारी राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार, अब ये जो राजस्थान सरकार के अंदर दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे एससी कैटेगरी को और एसटी कैटेगरी को और ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण कितना है पहले ये देखते हैं। तो एससी कैटेगरी को जो आरक्षण है वो है 16%, एसटी कैटेगरी को जो आरक्षण है वो है 12%, और ओबीसी कैटेगरी को जो आरक्षण है वो है 21%। टोटल आप देखोगे तो हो गया 49% आरक्षण। ठीक है, अब ये तो हुई आरक्षण की बात। तो सर यहाँ पर जो अभी एक मुद्दा चल रहा है कि भाई एक्स सर्विसमैन की वजह से और विभिन्न प्रकार की भर्तियों में ये देखा भी जा रहा है कि ओबीसी की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो कम संख्या हो रही है, लेकिन एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के अंदर फौज वगैरह में भी हमारे राजस्थान से अधिकतम संख्या में झुंझुनू और ये जो शेखावाटी वाला बेल्ट है वहां से कई विद्यार्थी, कई बच्चे जो है देश सेवा के लिए एक्स सर्विस में, मतलब ये जो सर्विसेज हैं आपकी फौज वाली, इनको ज्वाइन करते हैं। फिर वो जब वहां से आते हैं तो वो एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट कहलाते हैं, और जो वो एक्स सर्विसमैन है दोस्तों इनके लिए भी एक अलग से रिजर्वेशन है। तो उसकी बात करते हैं पहले अपन, फिर अपन समझेंगे कि ये आगे इनका मुद्दा को रिलेट कैसे है।
तो एक्स सर्विसमैन का जो आरक्षण है वो अलग अलग है। एक है 12%, किसी को मिलता है आपके 12.5% और कुछ को मिलता है आपके 15%। तो इसमें जो ये 12.5% आरक्षण है ये अभी ज्वलंत मुद्दे में है, यानी ये अभी जो है आपका मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा 2018 में ही बन जाना चाहिए था, लेकिन तब जो कहते हैं ना दोस्तों कि जब आग लगती है तभी हम कुआं खोदते हैं, उस टाइप की यहाँ स्थिति बनी थी। तो क्या हुआ था कि आपके दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा 17 अप्रैल 2018 के दिन एक सर्कुलर जारी किया गया, परिपत्र जारी किया गया। और उस परिपत्र में क्या था देखिए, और पहले क्या था वो समझते हैं। तो मैं यहां पर आपको पहले की स्थिति समझा देता हूं, पहले क्या होता था। तो चूंकि दोस्तों ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं तो हम ओबीसी का ही एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि पहले जो ओबीसी का आरक्षण है वो कितना है, 21%। तो इस 21% में से, इस 21% में से आपका जो एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट है, उस एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट को 12.5% रिजर्वेशन मिलता था। किस में से, उस ओबीसी कैटेगरी के 21% में से 12.5% एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन मिल रहा था। लेकिन जब 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार के द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया, और उस परिपत्र में क्या चेंज हुआ कि इस परिपत्र में यह चेंज हुआ कि जो टोटल वैकेंसी होगी, जो टोटल वैकेंसी होगी, उस टोटल वैकेंसी का 12.5% रिजर्वेशन मिलेगा। क्या था मुद्दा कि आपका जो एक्स सर्विसमैन विद्यार्थी है उसको अब से 17 अप्रैल 2018 के परिपत्र के अनुसार जो रिजर्वेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, टोटल वैकेंसी में से 12.5%। अब टोटल वैकेंसी में से जब 12.5% रिजर्वेशन मिलने लगा, ओबीसी कैटेगरी का पहले था 21% ऑलरेडी, अब उस 21% में से पहले 12.5% ही एक्स सर्विसमैन का था, लेकिन अब क्या हो गया कि जो टोटल वैकेंसी है उसका 12.5%। और ऐसा देखा गया आंकड़ों के अनुसार कि जो राजस्थान के अंदर है एक्स सर्विसमैन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं वो ओबीसी कैटेगरी से होते हैं। तो उस वजह से जो ओबीसी का विद्यार्थी है उसके साथ में दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम है, उसे यहां प्रॉब्लम हो रही है, उसे यह दिक्कत आ रही है कि भाई उसका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वहां सभी विद्यार्थी एक्स सर्विसमैन वाले हैं वो ओबीसी कैटेगरी से चयनित हो जाते हैं और फिर जो है यहां पर उन्हें नुकसान हो रहा है। तो उस वजह से इन विद्यार्थियों का कहना है कि भाई जो 2018 से पहले की चीज चल रही थी उसे ही लागू रखा जाए। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है कि सरकार इस परिपत्र को अगर वापस लेती है तो फिर जो पहले रिजर्वेशन मिल रहा था वही मिलता रहेगा, और अगर ऐसा करती है सरकार तो आने वाले टाइम में जो अभी 7-8 साल 10 साल बाद में एक प्रॉब्लम और खड़ी हो सकती है, वो ये है कि अभी तो सिर्फ ओबीसी के विद्यार्थी ही ज्यादातर मांग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे ओबीसी फीमेल से एक्स सर्विसमैन बढ़ेंगे, एससी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन बढ़ेंगे, एसटी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन बढ़ेंगे, एमबीसी से आपके एक्स सर्विसमैन बढ़ेंगे या ईडब्ल्यूएस से एक्स सर्विसमैन बढ़ेंगे, तब इन सभी वैकेंसीज में इन सभी कैंडिडेट्स को, इन कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सबको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन वो आगे आकर के होने वाली है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि अभी तो एक्स सर्विसमैन में ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जब हर कैटेगरी का विद्यार्थी बढ़ता जाएगा तो एक टाइम आएगा कि जब उनको भी घाटा होना लगेगा, और वो भी जब मांग उठेगी तो हो सकता है कि आने वाले 5-6 साल बाद में ही ये जो है मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़े। तो आने वाले जो आगे आने वाली परेशानी है उससे अगर बचना है या उसको जो है रोकना है, और जो अभी मुद्दा चल रहा है इसे भी शांत करना है, तो इसका अभी ये है, हो सकता है कि जो आपका परिपत्र 17 अप्रैल 2018 को जारी किया गया है उसे वापस ले ले या तो सरकार, या इसका कोई ना कोई अदर अल्टरनेटिव अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वो देना चाहिए।
ठीक है। और मेरी तरफ से यही है कि भाई जो भी विद्यार्थियों की विसंगति वगैरह है तो उन विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के लिए जो विसंगति वगैरह अगर होती है तो उन्हें दूर कर देना चाहिए सरकार को, ताकि जो है विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सके और इससे जो है किसी प्रकार का अपने स्टेट में कोई लॉस वगैरह भी नहीं हो। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन वगैरह होता है तो उससे कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार का जो है हमें नुकसान होता ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर ये जो है एक सर्विसमैन और ओबीसी के विद्यार्थियों का जो ये पूरा जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो क्या है और कैसे ये उत्पन्न हुआ और क्या ये चीज़ है, ठीक है। तो धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग इसी तरह अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी लेकिन बनाए रखिएगा। इन सब की जो है सरकार अपने आप ही डिसीजन ले लेती है। सरकार जो है जब आप एक बार सरकार को सचेत करते हैं कि ये मुद्दे हैं तो सरकार उस पर निर्णय लेना चालू कर देती है। तो आप जो है अपने किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी काम करते हैं तो उससे ज़रूर ये ध्यान रखें कि राज्य को और किसी भी जो है हमारे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।